शेख हसीना जी ने कहा कि हाँ हम स्टूडेंट्स के साथ हैं, हमने कोटा उनका अबॉलिश किया था, अब हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। ज़रूर हमने जो रिजर्वेशन दी थी वो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए थी और ये हम करेंगे क्योंकि हम रज़ाकार के बच्चों को तो नहीं देंगे। बस ये लेके किसी स्टूडेंट ग्रुप ने वायलेंस शुरू की ढाका यूनिवर्सिटी में। ये जो आर्मी कंट्रोल्ड है, लेकिन आर्मी ने पहला जो उनका बयान था कि शेख हसीना जा रही हैं और इंटरिम सरकार बनेगी, लेकिन इंटरिम सरकार बनते बनते कई दिन लग गए। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उन्होंने बुलाया और ये किया, लेकिन उन दिनों में आर्मी ने कुछ नहीं किया। 1965 में जब इंडो पाक वॉर हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान ने ना तो ईस्ट पाकिस्तान को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, उनकी कोई मदद नहीं की, और भारत सरकार ने भी किसी तरीके से ईस्ट पाकिस्तान पे कोई नुकसान नहीं आने दिया। फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, जेनोसाइडल फोर्सेस, यही जो रेप, बर्निंग, किलिंग जो अब हो रही है 1971 में बिल्कुल यही हुई थी, बिल्कुल यही हुई थी। हमारी सरकार ज़रूर इस पर बहुत गौर फरमा रही है, बिल्कुल, बिकॉज लेकिन इसे सोच समझ के क्या करना है। अब देखिए, फ़िलहाल तो मैंने कहा कि वीज़ा बिल्कुल बंद हो गए हैं, बॉर्डर बिल्कुल बंद पड़ा है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया की नज़रें उस पर टिकी हुई हैं। यहाँ पर हिंदुओं पर, माइनॉरिटी पर जिस तरह के अटैक हुए और एक कोटा यानी कि एक रिजर्वेशन को लेकर एक छात्र आंदोलन कहाँ तक उग्र हुआ और किस तरह से बांग्लादेश का पूरा तख्ता पलट हुआ। वीना सीकरी मैम हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं। अपने व्यस्ततम समय पे मैम हमको समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, आप बांग्लादेश पे उच्चायुक्त रहीं, आपने उस देश को बहुत करीब से देखा, वहाँ के लोगों को देखा। आज जो आप ये पूरा सिचुएशन देख रही हैं, क्या लग रहा है मैम आपको? मुझे तो लग रहा है ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि अभी तक तो सब जो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स मूवमेंट है और कोटा रिफॉर्म पे है, मुझे तो नहीं लगता कि ये सिर्फ एक स्टूडेंट्स मूवमेंट है। क्योंकि इसकी वजह मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जहाँ तक स्टूडेंट्स की मूवमेंट थी, ये कोई एक इंडिविजुअल हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं है बांग्लादेश में। ये अलग अलग स्टूडेंट ग्रुप्स हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के हैं और उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो उनकी जो मांग थी कि कोटा का जो रिफ़ॉर्म हो, कोटा अबॉलिश हो, ये वो 2018 से उठा रहे हैं। और उस वक्त जब उन्होंने उठाया था 2018 में, तब शेख हसीना जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कोटा अबॉलिश ही कर दिया था। तो 6 साल के लिए कोई कोटा नहीं रहा। अब जून के महीने में, इस साल जून के महीने में, जब कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में गया और उन्होंने कहा कि ये गलत है, मुझे कोटा रिस्टोर कर दीजिए, और हाई कोर्ट ने उनकी मांग स्वीकार कर दी। उसके बाद जो है स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हुई, लेकिन दो बातें थी। एक तो मूवमेंट बिल्कुल पीसफुल थी, मैंने उनके सारे विजुअल भी देखे थे, लगातार देखते आ रही हूँ, और उसमें देखा जाए तो पुलिस भी खड़ी हुई थी, स्टूडेंट भी खड़े हैं, बिल्कुल पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। क्योंकि इस वक्त भी सरकार उनके साथ थी और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दर्ज की, और सुप्रीम कोर्ट में अपील दर्ज करते समय कुछ स्टूडेंट ग्रुप भी उनके साथ थे। तो ये तो कोई कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन तो था ही नहीं। और इस दौरान जो ये स्टूडेंट मूवमेंट पीसफुल चल रही थी, शेख हसीना जी यहाँ पे दिल्ली में आई बायलैटरल विजिट पे, वो चीन भी गई 2nd वीक ऑफ जुलाई में बायलैटरल विजिट पे। तो ऐसे कोई बात ही नहीं थी कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। लेकिन जब शेख हसीना जी वहाँ से आई वापस चीन से और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो तब उस वक्त ये बात निकली रिजर्वेशन के बारे में, और शेख हसीना जी ने कहा कि हाँ हम स्टूडेंट्स के साथ हैं, हमने कोटा उनका अबॉलिश किया था, अब हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। ज़रूर हमने जो रिजर्वेशन दी थी वो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए थी, और ये हम करेंगे क्योंकि हम रज़ाकार के बच्चों को तो नहीं देंगे। बस ये लेके किसी स्टूडेंट ग्रुप ने वायलेंस शुरू की ढाका यूनिवर्सिटी में। छात्र लीग जो अवामी लीग का स्टूडेंट ग्रुप विंग है, क्लैश शुरू हुआ उन दोनों में, और उस क्लैश में और शायद कहते हैं पुलिस फायरिंग में मौत भी हुई स्टूडेंट्स की। 17 जुलाई, ये बात 15 जुलाई की है, 17 जुलाई को शेख हसीना जी टेलीविज़न पे आती हैं, नेशनल काम के लिए कहते हैं मैंने इंक्वायरी की है, मैं जुडिशल इंक्वायरी करूंगी, सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देने वाला है, आप वेट कीजिए। लेकिन जब ये छात्र लीग ग्रुप में आया तो अन्य पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो छात्र विंग्स थे वो भी आ गए। जमात इस्लामी का जो शिबिर है, इस्लामी छात्र शिबिर जो उनका स्टूडेंट विंग है, उन्होंने ये
पूरे आंदोलन को संभाला। और उस वक्त से देखा जाता है तो सिर्फ जमात इस्लामी और इस्लामी छात्र शिबिर का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा उभर के आता है। बीएनपी के छात्र विंग जो है वो भी आ गए थे। इसके बाद जो है ये जो पूरा आंदोलन है ये एक जमात इस्लामी डोमिनेटेड आंदोलन बन गया। और ये भी हम देखते हैं कि 21 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तब कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप ने ये भी कह दिया कि हाँ, हम अपने प्रोटेस्ट में मॉरेटोरियम रखते हैं और हमारी मांगे हैं सरकार से, वो हम सरकार से डिस्कस करेंगे। उनकी मांगे थी कि शेख हसीना अपोलोजाइज़ करें और मंत्री जिन मंत्रियों ने आदेश दिया था वो मारने फायरिंग का, उनको रिज़ाइन करवा दिया जाए और मतलब पूरी जुडिशल इंक्वायरी हो, कंपनसेशन हो, सारा कुछ करके। तो उन्होंने कहा था ठीक, हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो वायलेंस है ये बंद नहीं हुई। और जो आंकड़े बांग्लादेश के अखबारों ने छापे, डेली स्टार, अन्य आंकड़ों ने, उनमें ये था कि जो पहले हफ्ते की फायरिंग थी कि 204 लोगों की मौत हुई है, उसमें से 53 स्टूडेंट्स हैं। तो ये इससे ज़ाहिर होता है कि स्टूडेंट्स के अलावा बहुत और ग्रुप्स इस क्लैश में आ गए थे। और इसके बाद जो है बिल्कुल पूरा क्लैश जो आप देखते हैं कि मुझे तो लगता है कि ये जमात इस्लामी का क्लैश था और पूरे देश में जैसे ये फैला और उन्होंने फिर प्रधानमंत्री का नहीं, आप रिज़ाइन कीजिए। और इस मौके पे जो हुआ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, और क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंदर भी जमात इस्लामी का ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वैसे भी उन्होंने कहा कि हम स्टूडेंट्स पे अब कितना, वी कांट फायर ऑन द पीपल एंड ऑल दैट। तो उन्होंने कहा कि आप रिज़ाइन करके चले जाइए। फिर वो शेख हसीना आ गई, बांग्लादेश छोड़ के भारत में आ गई, वो जाना चाहती हैं, वो सब बातचीत चल रही है। तो देखा जाए तो 5 अगस्त को ये हुआ, तो 21 जुलाई के जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया, 5 अगस्त के बीच पूरा जो वायलेंस और क्रिटिकल सिचुएशन वहाँ पे हुई, कौन कंट्रोल कर रहा था? ये तो सिर्फ मुझे लगता है कि जमात इस्लामी, क्योंकि आप देखिए 5 अगस्त को जब शेख हसीना छोड़ के आ गई तो क्या हुआ बांग्लादेश में? सबसे पहले जो उनका अटैक हुआ, और आप देखते हैं कि ये छात्र हैं कि कौन है, छात्र तो मुझे नहीं लगते हैं, क्योंकि उन्होंने शेख मुजीब की स्टैचूज़ को गिराई, उनके घर को जलाया। और जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उनकी बहुत रिस्पेक्ट है शेख मुजीब के लिए, वो उनको बिल्कुल फादर ऑफ द नेशन समझते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी हमारे यहाँ हैं तो वो बिल्कुल उनको समझते हैं कि वो फादर ऑफ द नेशन हैं, बहुत रिस्पेक्ट है उनकी। और अपने फ्रीडम फाइटर्स की स्ट्रगल की हिस्ट्री की वो बहुत कदर करते हैं। और शेख हसीना जी ने पूरे मतलब जो द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, लिबरेशन वॉर, उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से वहाँ पे अपने हिस्ट्री बुक्स में भी इंक्लूड कर दिया था। पहले तो बिल्कुल मानते ही नहीं थे कि भारत का कोई रोल ही था। तो ये सब चीज़ें को लेते हुए मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये स्टूडेंट्स ने ऐसे किया होगा। और अब भी लोग कहते हैं हाँ, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, जमात इस्लामी के ग्रुप थे जिन्होंने ये सब किया, लेकिन उन्होंने, और जो हिंदूज़ पे उन्होंने, माइनॉरिटीज़ पे उन्होंने वायलेंस शुरू की, तो ये तो बिल्कुल स्टूडेंट्स तो ढाका में थे ना। और जो वायलेंस माइनॉरिटीज़ पे हुई वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, छोटे छोटे गांव में, बिल्कुल इंटीरियर में हुआ, और एकदम कोऑर्डिनेटेड तरीके से पूरे उन पे जैसे आंदोलन उनके ऊपर गिरा, उनकी दुकानों को जला दी गई, उनके घरों को जला दी गई, उनको मार दिया गया, किलिंग्स, रेप, टॉर्चर बिल्कुल ही, और उनके शवों को बिल्कुल टांग दिया गया बाहर, सबको दिखाने के लिए, डराने के लिए, नुमाइश की तरह बिल्कुल जो विजुअल्स थे और जिनके जो बयान आ रहे हैं लोगों के, वो बिल्कुल ही डरावने हैं कि ऐसे कोई हादसा हो सकता है, और बिल्कुल अनकंट्रोल्ड। और ये लगता है कि ये जो, अगर आप देखें कि ये जो आर्मी कंट्रोल्ड है, लेकिन आर्मी ने पहला जो उनका बयान था कि शेख हसीना जा रही हैं और इंटरिम सरकार बनेगी, लेकिन इंटरिम सरकार बनते बनते कई दिन लग गए। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उन्होंने बुलाया और ये किया, लेकिन उन दिनों में आर्मी ने कुछ नहीं किया। वो बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं साइलेंट स्पेक्टेटर थी। exactly. और पुलिस भी चली गई थी क्योंकि वो भी डर रहे थे कि हमारे जो लोग हैं उनको मारा जा रहा है, और हम विक्टिमाइज कर दिए जाएंगे। और ब्यूरोक्रेसी भी नहीं थी, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना अनार्की,
सिस्टम हो गया था वहाँ पे। और जब मोहम्मद यूनुस वापस आए तब भी ये सिचुएशन कंटिन्यू किया। तो लगता है कि ये जो फोर्सेस थे जमात इस्लामी के, इन्होंने पूरा कब्जा कर दिया। इनके पीछे क्या है, अब जो मैं देखती हूँ कि वेस्टर्न मीडिया में बिल्कुल कुछ आया ही नहीं इस पे कि क्या आंदोलन वहाँ पे हो रहा है और क्या वहाँ पे मतलब ये वायलेंस हो रही है, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ वायलेंस हो रही है, और सब अपनी ही चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जैसे कि मेट्रो रेल बनाया था शेख हसीना ने, उनके जो हैं स्टेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। सालों भर लगेंगे उनको सब ठीक ठाक करते हुए। एक्सप्रेस वेज पे जहाँ पे शेख मुजीब का नाम लिखा था उनकी तोड़ फोड़ कर दी। तो ये अटैक था लिबरेशन वॉर के वैल्यूज़ पे, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इन चीज़ों पे अटैक था। और जो लगता है कि जो वेस्टर्न ग्रुप्स बिल्कुल चुप्पी में पड़ गए थे और कुछ कहा ही नहीं, मुझे लगता है कि उनका हाथ तो इसमें लगता है कि कैसे मतलब अपने आप जो है ऐसे आंदोलन करना और फिर वेस्टर्न मीडिया इसके बारे में चुप रहना, कुछ नहीं करना, ये तो लगता है कि उनका सपोर्ट था इसमें। जी मैम, तमाम रिपोर्ट्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तमाम वेस्टर्न मीडिया में कुछ एक लेख निकले हैं जिसमें कहा गया कि सेंट मार्टिन जो आइलैंड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। अमेरिका भी उसमें अपना निशाना साध रहा था, चीन भी उस पर नज़रें थी। तो क्या मैम सिर्फ उस आइलैंड के कारण इतना बड़ा तख्ता पलट का ये सब एक स्क्रिप्ट लिखी गई बाकायदे और फिर उसके बाद ये हुआ? देखिए, एक आइलैंड के ये बयान तो शेख हसीना ने खुद दिया था कि किसी एक वेस्टर्न बंदे ने आके हमें पूछा था कि ये हमें आइलैंड दे दीजिए। उन्होंने ये कहा था, ये स्ट्रेटेजिक आइलैंड तो ज़रूर है, बे ऑफ बंगाल जो है इज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिक पार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक। बे ऑफ बंगाल की बहुत स्ट्रेटेजिक महत्व है। आप देखें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, तीनों देश की मैरीटाइम बाउंड्रीज बे ऑफ बंगाल में है। और जो इंडो पैसिफिक की बात आजकल चल रही है उसमें बे ऑफ बंगाल का हिसाब बहुत ही अहम है। और ज़रूर इसमें सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर जो अपने अपने करना चाहते हैं, शेख हसीना ने तो इनकार कर दिया। लेकिन इसके अलावा भी उनकी जो मतभेद थी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, ये तो बहुत देर से पता था। और वेस्टर्न कंट्रीज़ की सपोर्ट जो रही है बांग्लादेश नेशनल पार्टी के लिए, बीएनपी के लिए, जमात इस्लामी के लिए, ये आजकल की बात तो नहीं है, ये बहुत सालों पुरानी बात है कि वो हमेशा समझते हैं कि जमात इस्लामी एक मॉडरेट डेमोक्रेटिक इस्लामिक पार्टी है। और उन्होंने सोचा है कि बीएनपी को हिस्सा नहीं लेने दिया इलेक्शंस में, लेकिन बीएनपी ने खुद इनकार कर दिया हिस्सा लेने से। और उन्होंने खुद कहा था कि हम हिस्सा नहीं लेंगे। वो अगर वो हिस्सा लेते जनवरी की जो इलेक्शन में हुई हैं, मुझे पूरा यकीन है कि उनको ज़रूर बहुत सारी सीट्स मिलते, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी तो ज़रूर होती है, क्रिटिसिज्म तो ज़रूर होती हैं। तो हर लोग चाहते हैं चलो चेंज हो जाए, किसी और को ले आएँ, तो ये तो ज़रूर उनके फ़ायदे में ये बात ज़रूर जाती। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। जमात इस्लामी ने हिस्सा नहीं लिया क्योंकि हाई कोर्ट के तहत एक रूलिंग थी उनकी कि उनके पॉलिटिकल पार्टी जो है उनकी डीबार हो गई थी, क्योंकि उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया था कि बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनकी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है। सो ये सब चीज़ें तो हो रही थी। और ये इकट्ठे, ये जो आपने कहा स्ट्रेटेजिक फैक्टर जो सेंट मार्टिन आइलैंड का है, ज़रूर वो शायद फैक्टर भी जुड़ गया होगा उसमें। लेकिन ऐसा तख्ता पलट करना ये तो एक बहुत ही प्लान तरीके से हुआ है, ये एक ऑटोमेटिक कोई ऐसे हुआ नहीं है। और जो बयान आए हैं, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस खुद कह रहे थे कि ये तो एक सेकंड लिबरेशन है, कई बार उन्होंने कहा है। तो सेकेंड लिबरेशन का क्या मायना रहा होता है? सेकेंड लिबरेशन फ्रॉम द फर्स्ट लिबरेशन, यानी आप फर्स्ट लिबरेशन की वैल्यूज़ को डिनाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये सेकेंड इंडिपेंडेंस है। तो ये सेकेंड इंडिपेंडेंस क्या चीज़ है? मतलब आप कहते हैं कि जो 1971 में हुआ था उसको, उसकी वैल्यूज़, उसका मायना जो है आप डिनाई कर रहे हैं। तो ये बड़ी चीज़ें जो हैं एक चिंतापूर्वक चीज़ें जो हैं, और सोचना पड़ता है ये क्यों ऐसे हो रहा है। मैम, आप बांग्लादेश में रही हैं और वहाँ के लोगों से भी आप मिलती जुलती रही होंगी। हम लोगों का एक इंडिया और बांग्लादेश का एक इमोशनल कांटेक्ट भी है हम लोग। और इस समय जिस समय वहाँ पे माइनॉरिटी पे अटैक्स हो रहे हैं इस तरह, क्या जब आप वहाँ पे थीं आपने किस तरह से भारत और बांग्लादेश के इमोशनल कांटेक्ट को देखा है?
नहीं, बहुत ही इमोशनल कांटेक्ट है और अब देखिए कि हिस्टोरिकल कांटेक्ट है। हम 19 इवन आफ्टर पार्टीशन 1947 के बाद भी 1952 तक तो कोई वीज़ा कुछ थे ही नहीं। कुछ लोगों का आना जाना, नॉर्थ ईस्ट वगैरह सब कनेक्टिविटी बहुत थी। और इवन आफ्टर 1952 इट वाज वेरी बहुत ही आसान रहा। लेकिन 1965 में जब इंडो पाक वॉर हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान ने ना तो ईस्ट पाकिस्तान को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, उनकी कोई मदद नहीं की, और भारत सरकार ने भी किसी तरीके से ईस्ट पाकिस्तान पे कोई नुकसान नहीं आने दिया। लेकिन उसके बाद जो है दो चीज़ें हुई। एक तो ईस्ट पाकिस्तान की लोगों ने सोचा कि हम तो पाकिस्तान के साथ रह ही नहीं सकते, हम तो ज़रूर अपना अलग करेंगे। दूसरी बात, सारे जो कॉन्टैक्ट्स थे भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और ईस्ट पाकिस्तान के बीच, रेल, रोड, वाटर, सब उन्होंने तोड़ दिए। और जो मतलब सैकड़ों हज़ारों से सालों से ये कॉन्टैक्ट्स बने हुए थे, ये टूट गए। और जो ईस्ट पाकिस्तान जो है वो जैसे कहते हैं आइलैंडाइज हो गया, वो उनके बॉर्डर्स बिल्कुल बंद हो गए। ये तो फिर भी बांग्लादेश और भारत के बीच कॉन्टैक्ट रहे। और 1971 में जब लड़ाई छिड़ी तो दोनों देशों ने इकट्ठा शोल्डर टू शोल्डर उन्होंने ये जो है फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, जेनोसाइडल फोर्सेस, यही जो रेप, बर्निंग, किलिंग जो अब हो रही हैं, 1971 में बिल्कुल यही हुई थी, बिल्कुल यही हुई थी। और जो मैं कह रही हूँ कि जब मैं सोचती हूँ कि स्टूडेंट्स का मामला बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता। 1971 में जब जेनोसाइडल अटैक शुरू हुई थी, तब उनका पहला टारगेट था शेख मुजीब को अरेस्ट करके वेस्ट पाकिस्तान ले जाए। दूसरा टारगेट उनका ढाका यूनिवर्सिटी था, और स्टूडेंट्स पे उन्होंने आक्रमण किया था। और स्टूडेंट्स को उन्होंने बिल्कुल, क्योंकि उनको पता था कि स्टूडेंट्स की जो सपोर्ट है वो अवामी लीग के साथ थी। तो स्टूडेंट्स हमेशा इस बात को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वहाँ पे शहीद मीनार बना है, और वो बहुत ही हर साल स्टूडेंट मूवमेंट के दिन वो याद करते हैं, लैंग्वेज डे के दिन वो याद करते हैं कि स्टूडेंट्स का रोल क्या रहा है। तो इसलिए ये सोचना कि सारे स्टूडेंट्स जाके बिल्कुल लिबरेशन वॉर की वैल्यूज़ को ख़त्म कर देंगे, ये तो बहुत ही अनलाइकली है। और ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं, इनका अब उभर के आया है, उनका कंट्रोल है अब आजकल। मैम, पाकिस्तान चूँकि भारत, बांग्लादेश सबका पड़ोसी है, और इस समय जिस समय ये सब पूरा तख्ता पलट हुआ है, तमाम बयानबाजी वहाँ से भी हो रही है और तमाम ट्वीट्स आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि 71 का बदला हमने ले लिया है। और उन्होंने एक, हम लोग किस्सा पढ़ते हैं अक्सर 71 वॉर का, कि जिस समय इनके 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, उसके दिन के बाद हर शाम को ये लोग शपथ लेते थे और एक कसम खाते थे कि हम भारत से बदला ज़रूर लेंगे। तो उस चीज़ को वो अब जो है कह रहे हैं कि यही बदला हमको लेना था, और हमने, भारत ने जो फ्रीडम दिलाई, हमने उसको नेस्तनाबूद कर दिया। देखिए, ये तो शपथ तो आपकी बात आपकी बिल्कुल सही है। आज तक हर एक जो भी पाकिस्तान आर्मी में आते हैं, वो यही शपथ लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर वो सोचते हैं कि ये उनका तख्ता पलट उनके फेवर में है, अभी देखें कैसी सिचुएशन वहाँ पे डेवलप करती है। ज़रूर इससे बयान से ये पता चलता है कि ये बिल्कुल उनके कंट्रोल से ही जमात इस्लामी के लिंक्स जो उनके बिल्कुल कायम रहे हैं पूरे 53 ईयर्स, 71 से लेके आज तक। और जमात इस्लामी के थ्रू ही वो बीएनपी और अन्य फोर्सेस के साथ, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के साथ रहे हैं। वो सोचते हैं कि अब ये कंट्रोल उनके हाथ में आ जाएगा, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस का। बात ज़रूर चल रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे, इलेक्शन अब करेंगे ही नहीं, ये चीज़ें ज़रूर हो रही हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि जो अवामी लीग है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो इसे होने नहीं देंगे। क्योंकि आप देखें तो कि सारी, जिससे पता चलता है कि वो 1971 की वैल्यूज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। क्या वैल्यूज़ थी 1971 की? डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म। अब वो चाहते हैं सारे जो मॉन्यूमेंट्स बने थे मेहरपुर में, मुजीब नगर में, लिबरेशन वॉर के, उनको तोड़ दिया उन्होंने, उनको तोड़ दिया है। और सारे जो रिमाइंडर्स थे, जो भी चीज़ 1971 लिबरेशन वॉर की थी, उनको तोड़ दिया। अब वो कह रहे हैं हम बनाएंगे दोबारा। तो किसने तोड़ा है, क्यों तोड़ा है, क्या मैसेज दे रहे हैं, और आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये तो बिल्कुल एक चीज़ है जो आपने जो कहा कि पाकिस्तान में बातचीत चल रही है, उनका सपोर्ट तो इससे जाहिर है कि तख्ता पलट जो है उन्हीं के हाथों में किया है।
तो ये जो स्टूडेंट का मामला हो रहा है ये तो बिल्कुल ही फिर ख़त्म हो गया ना। ये एक तख्ता पलट है जिसके पीछे पाकिस्तान और कुछ वेस्टर्न देश थे। चीन का इसमें देखिए उनको पता था इसके बारे में, क्योंकि जुलाई के महीने में जब शेख हसीना वहाँ गई थी तो उन्होंने शेख हसीना के साथ बहुत ही गर्ल्स रवैया किया था, ना प्रोटोकॉल, ना रिस्पेक्ट, ना मीटिंग विद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, ना कोई फाइनेंशियल एग्रीमेंट। तो ये सरप्राइजिंग इसलिए था कि चीन आमतौर ऐसे करता नहीं है, किसी को अपने घर में बुला के ऐसे उनके अपमान करना नॉर्मली ये समझते हैं ये बहुत गलत काम है। तो या तो वो कहते हैं कि आप ना आइए, आप फिर कभी आ जाइए, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसे करना कि बुलाकर फिर अपमान, हाँ बुला के फिर अपमान, बहुत डिलिबरेटली हर एक चीज़ पे अपमान करना, ये शेख हसीना के लिए भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो गया, वो जल्दी छोड़ के आ गई। हाँ। और ये भी एक बहुत अनयूजुअल चीज़ है कि एक कोई हाई लेवल समिट मीटिंग होती है, उसका प्रोग्राम बाकायदा बनता है, तो इसको आप छोड़ के आ जाएं तो सोचिए कितना उन पे कितना उनको फील हुआ होगा कि मेरा अपमान किया जा रहा है। और वो हमेशा चीन के फेवर में बात करती थी कि मैं बैलेंस कर रही हूँ, भारत भी है, चीन भी है। तो लगता है कि चीन को बिल्कुल पता था और वो सोच रहे थे कि अब इसके बाद हम शेख हसीना के साथ हमको कुछ करना लेना देना है ही नहीं। तो ये सब चीज़ों से बिल्कुल पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। इनका सपोर्ट कहाँ कहाँ से है आप देखिए। लेकिन एक हफ़्ता वहाँ पे पूरी अनाकी रही, उसके बाद अभी भी कोशिश हो रही है, लेकिन ये चीज़ें कंटिन्यू हो जा रही हैं। आज के दिन में अगले अखबारों का बयान आ रहा है कि हिंदू कम्युनिटी बहुत ही खौफनाक स्थिति में है और ये जो उन पे अटैक्स हो रहे हैं ये विलेजेस, गांव, शहरों में हो, ये वो बिल्कुल कंटिन्यू कर जा रही है। कोई पुलिस ही नहीं है FIR रजिस्टर करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस नहीं है। हाँ कहते हैं कि लोग ढाका में अन्य शहरों में 2-3 आते हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, एक किसी टेम्पल। लेकिन वो इस्कॉन का मंदिर जो 1971 में इस्कॉन के मंदिर ने सारे लोगों को खाना खिलाया और पूरे देश में मतलब चंदा कलेक्ट किया इनकी मदद के लिए। तो ऐसे अगर आप चीज़ें करेंगे तो आपको क्या इसका फ़ायदा मिलेगा? ये तो आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आप किसी का इस तरह से अपमान करेंगे और जो रिटर्न है इस तरह से देंगे तो आपको कभी कुछ परमानेंट फ़ायदा तो मिल ही नहीं सकता। तो ये जो चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं और जो बयान आ रहे हैं अलग अलग एडवाइज़र्स टू स्टेट इंटरिम गवर्नमेंट के एडवाइज़र्स हैं, वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, जो फॉरेन अफेयर्स एडवाइज़र है उसने कई तरीक़ों के बयान दिए हैं। अभी कुछ कहा है कि ये जो कोऑपरेशन था भारत के साथ ये तो बिल्कुल हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं था, यू नो। और उन्होंने ऐसे अलग अलग चीज़ें कही हैं। ऑन द अदर हैंड जो भारत और बांग्लादेश के बीच रिलेशनशिप थी, 15-20 लाख वीज़ाज हर साल में इशू हुआ करते हैं। ये भारत और बांग्लादेश के बीच जो वीज़ा इशूइंग ऑपरेशन है ये पूरे विश्व में किसी 2 देशों के बीच नहीं है। बिल्कुल सबसे बड़ा जो पूरे विश्व में कि मेक्सिको, अमेरिका, कोई भी देश आप ले लीजिए उससे बड़ा है ये हमारा वीज़ा। लेकिन आज ये बंद पड़ा है क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं है। और ये जो उन्होंने लिबरेशन वॉर शेख मुजीब के घर जलाए, इंडियन कल्चरल सेंटर की भी उन्होंने जला के राख कर दी। एक्टर्स, कल्चर, आर्ट्स, क्राफ्ट्स, उन पे भी हमला हुआ। ये जो एक्टर थे शांतो खान, उनके और उनके फादर को मतलब मार के बीटन टू डेथ जैसे कहते हैं ना। अन्य थे सिंगर, उनके घर जला दिए गए। शिल्पकला अकेडमी के सेंटर्स होते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको जला दिए गए। तो मतलब ये साफ पता चलता है कि कौन इसके पीछे, क्योंकि स्टूडेंट्स तो नहीं इन चीज़ों को जलाएंगे, स्टूडेंट्स इनके पीछे हो ही नहीं सकते। और इसलिए ये पता चल रहा है कि ये हाथ किसका है और कौन हावी होना चाहता है, कौन चाहता है कि तख्ता पलट के साथ साथ उनका रोल हावी होए। मैम, जो हिंदू माइनॉरिटी जो हम लगातार विजुअल्स देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस जो ऐसे हैं मार्मिक, बहुत लोग बच्चियों को मारा जा रहा है, उनके साथ में बदसलूकियाँ हो रही हैं, रेप किए जा रहे हैं। क्या मैम भारत इस मामले में कोई स्टेप लेना चाहिए? वहाँ के अब भारत ये वक्त है जब अपने वहाँ पर लोगों को बचाया जाए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा पहल देखने को नहीं मिली। नहीं, हमारी सरकार ज़रूर इस पे बहुत गौर फरमा रही है, बिल्कुल, बिकॉज लेकिन इसे सोच समझ के क्या करना है। अब देखिए फ़िलहाल तो मैंने कहा कि वीज़ाज़ बिल्कुल बंद हो गए हैं, बॉर्डर बिल्कुल बंद पड़ा है और बिल्कुल जो है हमारी एम्बेसी के फैमिलीज़ भी छोड़ के आ गए हैं। तो इसे साफ जाहिर है कि हमारे सरकार के लिए एक बहुत चिंताजनक स्थिति है और वो बहुत केयरफुली इसे एनालाइज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि मामला कैसे
सुलझाया जाएगा। अब मोहम्मद यूनुस अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी गलत है, और भारत की फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने गलत, अभी कोई ऐसा तो फॉरेन पॉलिसी जो है, जो सरकार किसी देश में है उनके साथ हम रवैया रखते हैं। और प्रधानमंत्री जी शेख हसीना थी, उनके साथ हमारे ताल्लुकात थे। उन्होंने सपोर्ट किया कि भारत और बांग्लादेश के बीच रिलेशनशिप बढ़े, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़े। उन्होंने इसमें बांग्लादेश के लोगों का फ़ायदा देखा। जो ट्रेड होती है, जो बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स भारत को अब $2 बिलियन से आगे बढ़ चुके हैं, और जो भारत की एक्सपोर्ट बांग्लादेश जाती हैं, उसके साथ जो बांग्लादेश का वैल्यू एडिड चेन होता है, जो उनके एक्सपोर्ट्स और देशों में जाते हैं, उनके साथ वो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके साथ जोड़ के वो करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स के सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में। तो ये फ़ायदा दो तरफ का फ़ायदा है, दोनों देशों का फ़ायदा है। और जो आना जाना होता है, बांग्लादेश के लोग यहाँ आते हैं, पिलग्रिमेज के लिए आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, पढ़ाई के लिए आते हैं, बिजनेस के लिए आते हैं, इकोनॉमिक ट्रेड और कम्युनिकेशन के लिए आते हैं। तो ये दोनों तरफा, दोनों देशों का फ़ायदा होता है इसमें। तो इसलिए कहना कि ये बंद किया जाए, तो इसलिए अब सारा बंद पड़ा है। तो अपना बांग्लादेश सोचे कि इससे किसको फ़ायदा होगा, कि सब बंद पड़ा है, किसको नुकसान होगा, वो देखें, फ़ायदा और नुकसान वो तुलने में डाल के देखें कि कैसा होगा। तो इसलिए हमारी सरकार जो है वो बहुत ही केयरफुल तरीके से एनालाइज करते हुए आगे बढ़ेंगी इस पर। मैम, जिस तरह से एक भारत ने जो कि शेख हसीना के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हुए थे, बांग्लादेश के साथ में हमारे संबंध अच्छे हुए थे, हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में किया हुआ है। मैम, अब जबकि स्थितियां वहाँ पर बिल्कुल विपरीत हो चुकी हैं, अब कब वहाँ पे डेमोक्रेटिक शासन होगा, किस तरह से, तो क्या भारत के सामने एक ये ट्रेड को लेकर और अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर वहाँ पे बांग्लादेश में जो किया हुआ है उसको लेकर भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, यहाँ पर आएंगी दिक्कतें? मैं तो कहती हूँ कि ये बात बांग्लादेश के लोगों को सोचना चाहिए और देखना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, भारत की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है। टाटा मोटर्स है, हीरो है, एशियन पेंट्स है, मैरिको, जो भी आप सोचिए सब हैं। और फिर जो है, जो हमने बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की सरकार के साथ इकोनॉमिक और टेक्निकल कोऑपरेशन शुरू की थी। जो हमारी एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं, हमारी नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, वहाँ से नॉर्थ ऑफ बांग्लादेश में आती हैं और उनको बहुत जल्दी मिल जाती हैं। इसके अगर वहाँ से ना आए तो इतने सालों दशकों में ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स चिटागोंग पोर्ट में आती हैं, फिर ट्रक्स में आती हैं, फिर ऊपर नॉर्थ बांग्लादेश में जाती है। बहुत पैसा लगता है, पोल्यूशन होती है, और लोगों को दिक्कत होती है। तो ये सब चीज़ें हमने की। इलेक्ट्रिसिटी पावर कोऑपरेशन, आप बिलीव नहीं करेंगे कि खुलना रीजन में, वेस्टर्न बांग्लादेश में जो है, जो वेस्ट बंगाल के साथ जुड़ा हुआ है, खुलना रीजन में पावर एक्सचेंज होता है। 1250 मेगावाट्स ऑफ पावर हम दे रहे हैं उनको, और ये एक बहुत टेक्निकल हाईली वेरी वेरी हाई टेक्नोलॉजी पे आधार है, क्योंकि एक एक दिन में कौन से घंटे में वहाँ जाएगा, कौन से घंटे में, ये एक बहुत अच्छा सिस्टम किया गया है। और उससे खुलना रीजन में इंडस्ट्री शुरू हो गई हैं, बच्चों की पढ़ाई हो सकती है। ये पावर से उनकी बहुत फ़ायदा हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो सारी उनकी हो रही है, वो अश्योर्ड एंड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की वजह से हो रही है। तो हमारे पावर प्लांट्स वहाँ पे बने हैं, अदानी ने एक पावर प्लांट वहाँ पे किया है, फ्रेंडशिप पावर प्लांट वहाँ पे बनी है। तो ये सब चीज़ें भी देखने वाली बात है कि अब क्या होगा इन सब कोऑपरेशन का। और अगर आगे में आप चाहते हैं कि ये सब बंद हो जाए, तो इसलिए ये सब चीज़ें उन्हीं के लोगों को महसूस करके सोचना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो हम कहने से होती हैं, ये तो उनको महसूस करके सोचना चाहिए ना। और जो ट्रेड है, जो अब ट्रक्स खड़े हैं वहाँ पे सब बिना पोल वगैरह में, जो ट्रेड डेली बेसिस पे हो रही थी, जो बॉर्डर हाट्स थे वो सब बंद पड़े हैं। ये सब चीज़ों का आप देखिए आगे चल के इसका कैसे होता है। और ये जो सोचने वाली बात है, हमारी सरकार ज़रूर हर चीज़ पे बहुत ही गौर फरमा रही है। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। मोहम्मद यूनुस के 2 दिन के रवैये में आज जो उनका नया हम कमेंट यहाँ पर सुन रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है कि जो हिंदू बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए एकजुट हुए हैं और सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं कि हमारे ऊपर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसको रोका जाए, और फिर अब मोहम्मद यूनुस का कमेंट आया, तो कुछ चीज़ें अब पटरी पे लौटने लगी हैं या आने वाले समय में ये बैलेंस होगा?
बिल्कुल, आई थिंक ये आपने बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कही है, क्योंकि सैटरडे और संडे को ना केवल ढाका में हज़ारों की तादाद में हमारे हिंदू कम्युनिटी, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी वो आके जुड़ गए थे और उन्होंने कहा कि ये हमारा देश है, हम यहाँ रहेंगे। जो आप कह रहे हैं ना, क्योंकि जब उन पे ये अत्याचार हो रहा था शहरों में और गाँव में, तो उनको बता दिया जा रहा था कि आप चले जाइए, अब चले जाइए, वापस ना आइए, चले जाइए। कोशिश कर रही थी कि इन लोगों को भगा दिया जाए, कि वो डर के मारे उनको कईयों को मार के भगा दिया जाए, वो वापस ना आए। लेकिन जो इस बार साहस दिखाई है हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज़, हमारी हिंदू कम्युनिटी, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये दिखाता है कि वो बिल्कुल मैच्योर और बिल्कुल केयरफुल तरीके में अपना रवैया कर रहे हैं और उससे उनको फ़ायदा मिलेगा। आप देखिए संडे को यूके, यूएसए, कनाडा, वहाँ भी डेमोन्स्ट्रेशन हुई हैं और वहाँ भी लोगों ने कहा कि ये क्या अत्याचार हो रहा है। तो पूरे विश्व में जो बदनामी है वो यूएस की सरकार पे आ रही है, क्योंकि पहले 4 दिन जब वो बाहर थे तब तो वो कह सकते मुझे नहीं पता, मैं नहीं था, वहाँ तो बिल्कुल अनाकी थी। उसके बाद भी ये सब कंटिन्यू करी जा रही है, उसके बाद भी आ रहे हैं हिंदू कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे जो दुकानें हैं उनको मारपीट, लाखों का नुकसान उनका हुआ है, लाखों का, करोड़ों का नुकसान हो रहा है और वो जानते नहीं कि वो ये बचाएं कि अपनी जान बचाएं, अपने फैमिलीज को लेके जान बचा के वो निकल चुके हैं। तो इसलिए ये जो पूरे विश्व में इसकी अवेयरनेस हुई है, तो ये पता चल रहा है कि पूरे विश्व में अब पता चल गया है कि ये सूरज मूवमेंट नहीं है, ये तो इस्लामिस्ट ग्रुप जमाते इस्लामी का टेक ओवर है और वो चाहते हैं कि जो वैल्यू सिस्टम वो दोहराना चाहते हैं वो इसको करें। आप सोचिए, इंतरिम सरकार में कहा गया है कि इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसमें सिर्फ, लेकिन एक वो हैं तो पॉलिटिकल पार्टी, इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी। खालिद हुसैन जो हैं वो हिफाजत इस्लाम के चीफ हैं, अमीर हैं और वो इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश के एडवाइज़र हैं, पॉलिटिकल पार्टी के पार्ट हैं। और ये हैं जिन्होंने ये हिफाजत इस्लाम ने शेख हसीना को वीमेंस डेवलपमेंट पॉलिसी तक कायम नहीं करने दी, वो बिल्कुल खिलाफ है, वो बताते सिर्फ शादिया के थ्रू चल रहा है। और 2021 में जब हमारे प्रधानमंत्री वहाँ थे, गोल्डन जुबली ऑफ लिबरेशन वॉर पे बड़ी वहाँ पे सेलिब्रेशन हुई थी, उसी वक्त हिफाजत इस्लाम ने आंदोलन वहाँ पे किया था, एंटी इंडियन डेमोन्स्ट्रेशन किए थे, बर्निंग्स, किलिंग्स किए थे उसी वक्त, जिस समय हमारे प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद थे। जी उन्हीं दिनों में कुमिल्ला और नौखाली में उन्होंने की थी ये डेमोन्स्ट्रेशन, ये हिफाजत इस्लाम ने की थी। और शेख हसीना ने काफ़ी कोशिश भी की थी उनसे समझौता करें, उनको बताएं कि नहीं ज़रूर हम एक मॉडर्न बांग्लादेश चाहते हैं। नहीं, उन्होंने शेख हसीना की एक बात नहीं मानी, बल्कि उन्होंने उनके दबाव से उन्होंने शेख हसीना हिफाजत आंदोलन के दबाव से शेख हसीना ने काफ़ी ऐसे डिसीजन लिए थे, जैसे कि कौमी मदरसा का जो डिग्री है वो उनको सेक्युलर एजुकेशन डिग्री से बराबरी में माना। तो ऐसे भी काफ़ी वहाँ पे हुए हैं। तो ये सब चीज़ों को देख के हमारी सरकार तो देख रही है कि क्या है, और विश्व पूरी दुनिया में जो कहते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज इसके पीछे हैं, जिन्होंने मतलब सपोर्ट किया है इसे। और अब देखिए यूके भी वीज़ा नहीं दे रहा है, यूके में बीएनपी का बेटा खालिदा का बेटा 15 सालों से वहाँ बैठा हुआ है, तारिक रहमान जी, और रेफ्यूजी बन के बैठा हुआ है। लेकिन अब जो शेख हसीना की बारी आई है तो वो उसमें शेख हसीना की बहन वहाँ रहती है, तो वो चाहते हैं कि अपनी बहन के साथ जाके रहें, लेकिन उनको अभी तक इजाज़त नहीं दी जा रही है। और ये तो ठीक है, यहाँ पे है, हमारी सरकार ने भी वो बिल्कुल प्रोटेक्ट किया हुआ है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप बांग्लादेश के तमाम इम्पॉर्टेंट मसलों पर आप यहाँ पर वीना मैम को सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत ही अब हर एक पहलू को, भारत बांग्लादेश के हर रिलेशन को बखूबी आपके सामने शेयर किया है। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।